वेलकम टू नर्स मेंटोर। और मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ मैटरनिटी नर्सिंग के बारे में। तो देखो, हम सबसे ये है एनक्लेक्स, ठीक है, एनक्लेक्स का यूनिट 5 दैट इज़ मैटरनिटी नर्सिंग। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें आपकी प्रायोरिटी रहेंगी हर एक चीज़ को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइंट नीड्स और लर्निंग आउटकम की। तो देखो, सेफ़ और इफ़ेक्टिव केयर इन्वायरमेंट होना चाहिए। दूसरा, मेंटेन करना है, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, पेशेंट से बात कर रहे हो, कोई भी चीज़ प्रोसीजर वगैरह कर रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करोगे देन आप क्या कर रहे हो? अपने रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, है ना। एथिक्स बेसिक मैनर्स, बेसिक एथिक्स, ये सब आपको फॉलो करने चाहिए। प्रायोरिटाइज करना चाहिए हाइपोथेसिस को बेस्ड ऑन क्लाइंट नीड्स। जो क्लाइंट की नीड है उसी के बेसिस पे आप हर चीज़ प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रखा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो आप उसको क्या करोगे? ऑक्सीजन मास्क चढ़ाओगे। लेकिन अब आपने कैसे ये चीज़ पता किया? क्लाइंट की नीड को देख के पता लगाया कि हाँ, इसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन था, अब हम इसको क्या दे देंगे? ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। अगर वहीं पे आप क्या करने लग जाते, फीवर चेक करने लग जाते थर्मामीटर से, तो क्या वो एक क्लाइंट की नीड थी उस वक्त? नहीं थी, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन आप फिर भी थर्मामीटर से ले रहे हो टेम्परेचर, वो कोई आपका प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या था कि रेस्पिरेशन को कैसे मेंटेन करें, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी ऑफ क्लाइंट केयर, जो भी केयर है वो कंटिन्यूटी में देना है। ये नहीं कि आज आपका मन किया तो चलो बीपी ले लिया और उसको ऑक्सीजन की कमी थी तो ऑक्सीजन दे दिया, फिर आप आ रहे हो, आपका मन किया तो तीसरे दिन बाद आप मतलब उसको केयर दे रहे हो, ऐसा नहीं। पूरा दिन में जो उसको प्रॉपर केयर देनी है वो भी चलेगा, नेक्स्ट डे भी और उसके नेक्स्ट डे भी, ठीक है। उसके बाद प्रमोटिंग सेफ इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम पोटेंशियल टेरेटोजेनिक थ्रेट। सेफ़ इन्वायरमेंट देना है, जितने भी टेरेटोजेनिक थ्रेट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है उसे। अब मदर को बहुत सारी ड्रग्स नहीं दी जाती हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। उसके पीछे का रीज़न है कि वो टेरेटोजेनिक होती हैं, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। तो उनसे भी प्रोटेक्शन देना हमारा ही काम है। पता चले जो चीज़ें मना है हम पेशेंट को वही लगा रहे हैं बैठ के, ठीक है। ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल भी बोलते हैं कि नहीं पीना है, पता चले आप बोल रहे हो कि एक पैक लगाने से कुछ नहीं होता, लो पी लो पी लो पी लो, और वो पक्का नशेड़ी बना दिया उसे। तो ये सब नहीं करना है, सेफ़ इन्वायरमेंट देना है और प्रोटेक्ट करना है उसे, ठीक है। अप होल्डिंग क्लाइंट्स राइट, जो उसके राइट्स हैं उनको भी ऐसे नहीं है कि भाई आप अपनी मनमर्जी चला रहे हो, उसके राइट्स का भी पूरा प्रॉपर ख्याल रखना है। यूजिंग सर्जिकल एसेप्सिस व्हेन प्रोवाइडिंग केयर, सर्जिकल एसेप्सिस का ध्यान रखना है जब आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो। यूजिंग स्टैंडर्ड एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन व्हेन प्रोवाइडिंग केयर, ठीक है, हर चीज़ का ध्यान रखना है। एक मान लो महिला HIV की है, एक नॉर्मल है, आपने क्या किया, गए उसी सिरिंज से HIV वाली महिला को जो लगाया था वही यूज़ कर रहे हो आप नॉन HIV वाले पेशेंट को, तो ये कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस नहीं है, ठीक है। बेयर हैंड जा रहे हो आप, हर जगह कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी टच कर रहे हो, इन्फेक्शन फैला रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन लेना है जब आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो केयर। उसके बाद दूसरा आता है हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस की बात करूँ तो देखो, आपको क्या करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असेस करना है। उसके बाद असेस करना है, डिस्कस करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस करना है बॉडी इमेज चेंजेस विद क्लाइंट। अब प्रेग्नेंट महिला है, पहले वो ऐसे पतली सी थी, स्लिम ट्रिम, बाद में क्या हो जाएगी, वो ऐसे थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, पेट बाहर आएगा ही। तो उसको ये चीज़ें समझानी है, बताना है हर चीज़ की ऐसा ऐसा हो सकता है, स्वेलिंग भी आ सकती है या जो भी, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के बारे में, बर्थिंग, पेरेंटिंग इश्यूज़, इन सब के बारे में बताना है। सबसे पहला आपका मेन होता है कि सेफ़ और इफ़ेक्टिव केयर देना। उसके बाद आता है आपका हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइको सोशल इंटीग्रिटी एंड देन फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी। अगर आप प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी में सबसे पहले सेफ़ और इफ़ेक्टिव केयर इन्वायरमेंट देना है, उसके बाद आप हेल्थ प्रमोशन पे जाओगे और उसके बाद साइको सोशल इंटीग्रिटी पे जाओगे, जो उसके रिलीजियस स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं जिन्हें वो फॉलो कर रही है, ठीक है। रोल चेंजेस क्या है फैमिली में,
कोपिंग मैकेनिज्म, ये सब किस में आ जाता है, साइको सोशल इंटीग्रिटी में आ जाता है। हेल्थ प्रमोशन मेंटेनेंस में क्या आता है, आप एसेस करोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, उसको बताओगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें उसको लेनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, उसके हेल्थ से रिलेटेड हर चीज़ बताओगे, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताओगे, साथ में एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम जो केयर होती है, और साथ में न्यूबॉर्न केयर जो होती है वो भी किस में आता है, हेल्थ प्रमोशन मेंटेनेंस में आता है। ये सब चीज़ें देना, टीचिंग देना, हेल्थ एजुकेशन देना, ये सब आपका हेल्थ प्रमोशन और मेंटेनेंस में आता है, तो ये आप करोगे। साइकोलॉजिकल में उसके बिलीव्स वगैरह देखोगे आप, और फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी लास्ट में आता है, यानी कि इवेल्युएटिंग द आउटकम ऑफ केयर। अब आप इवेल्युएट कर रहे हो कि जो हमने केयर दी थी उसका आउटकम क्या निकला है, क्या था उसका पर्पस और वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इंस्ट्रक्ट करोगे कि जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर्स होंगे उनके बारे में बताओगे, मॉनिटर करोगे कि ठीक है ये प्रोसीजर किया था, इसका आउटकम क्या देखने को मिल रहा है, कोई सर्जरी हुई है तो अच्छा उसके बाद फीवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, हर चीज़ चेक करोगे। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये सब मॉनिटर कर रहे हो। सपोर्टिंग फैमिली, टेकिंग एक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशन अराइज, नॉन फार्मिकोलॉजिकल कंफर्ट इंटरवेंशन, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी फिजियोलॉजिकल में। तो आपको लाइन वाइज चलना है। सबसे पहले सेफ्टी देखोगे, इन्वायरमेंट, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन, फिर साइकोलॉजिकल, फिर फिजियोलॉजिकल आएगा आपका। उसके बाद आप बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ओवरीज आती हैं, ठीक है, जो कि क्या बनाती है, ओवा बनाती है और साथ में एक्सपेल करती है। ओवरी ने ओवा बनाया और उसको कहाँ भेज दिया, फैलोपियन ट्यूब के पास भेज दिया, फिर फर्दर उसका रास्ता तय होते जाएगा उसी अकॉर्डिंग। और साथ में ओवरी का क्या काम है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन को सिक्रीट करना। जब आपका एलएच सर्ज देखने को मिलता है, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ओवरी क्या रिलीज़ करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करती है। उसके बाद है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, जो कि मस्कुलर डक्ट है। और ये ओवरी के बाद क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब ही आता है। फिर आता है हमारा यूट्रस, उसके बाद सर्विक्स, देन वजाइना, इस तरीके से फॉलो होता है, ठीक है। कनेक्टेड होती है यूट्रस से, और ट्यूब जो होती है वो क्या करती है, ओवा को, इस जो ओवा जो ओवरीज ने रिलीज़ किया, कहाँ किया है, फैलोपियन ट्यूब में किया है। उसके बाद यूट्रस जो होता है पियर शेप का कैविटी होता है, और ये क्या करता है, जहाँ पे फीटस डेवलप होता है। तो जो ओवा रिलीज़ होके आया था, फर्दर फर्टिलाइजेशन हो गया कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, फिर वो कहाँ पे आ गया, यूट्रस के पास आ गया, और यूट्रस में आके अटैच हो गया। अब वहाँ पे वो फीटस प्रॉपर बनेगा बैठ के। उसके बाद कैविटी जो होती है, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो जो ओवा आया था वो यहाँ पे अटैच नहीं होगा, और इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग बन रखी थी वो क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, इंटरनल लॉस भी बोलते हैं, इंटरनल लॉस ऑफ सर्विस, ओपन इनटू द बॉडी ऑफ यूट्राइन कैविटी। और जो सर्वाइकल कैनाल होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, इंटरनल लॉस एंड एक्सटर्नल लॉस के बीच में, ठीक है। और जो एक्सटर्नल होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, वजाइना में। इंटरनल यूट्रस में हो रहा है और एक्सटर्नल वजाइना में हो रहा है सर्विक्स का। और इट passes वे स्पर्म एंड कैन ट्रेवल थ्रू द फर्टिलाइज एग। बेसिकली वजाइना ये रहा आपका सर्विक्स एरिया, यहाँ से स्पर्म जा रहा है, ठीक है, कहाँ से, सर्विक्स से पास होते हुए जाएगा कहाँ पे, यूट्रस में। फिर वो यहाँ पे ओवा जो है फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे आके फर्टिलाइज करेगा एंड देन फर्दर प्रोसेस होगा। वजाइना क्या है, मस्कुलर ट्यूब है जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, सर्विक्स का। वजाइनल ओपनिंग कहाँ देखने को मिलेगी, पेरिनियम में। और वजाइना कितना होता है, 7.6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। नोन एज बर्थ कैनाल। इंचेस की बात करें तो 3 से 4 इंच का होता है। पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, फॉर पीनिस, फॉर इंटरकोर्स एंड फॉर द फीटस। तो बेसिकली वजाइना किस लिए, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के लिए, और साथ में पीनिस फॉर इंटरकोर्स, और फीटस भी यहीं से एक्सपेल आउट होता है। पेनिस क्या है, पेनिस अब मेल स्ट्रक्चरल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, बॉडी शाफ्ट, ग्लैंड्स, पेनिस, यूरेथ्रा, ये सब प्रेजेंट होता है। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, यूरिनेशन का है, इजैकुलेशन का है। यहीं पे आपको 2 पोर्ट देखने को मिलेंगे, एक से सिक्रीशंस आएंगे और एक से यूरिन बाहर आता है, ठीक है।
इजैकुलेशन और साथ में ऑर्गन यूज फॉर इंटरकोर्स। स्क्रोटम क्या होता है, टेस्टीज, एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस, इन सब चीज़ों से मिलके बना है और नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। स्लाइटली कूलर होता है देन द बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर से जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा कूलर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये सिक्रेट करता है मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड को विच इज़ अ पार्ट ऑफ सीमेन एंड दिस इज़ मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड इनहेंस स्पर्म मूवमेंट एंड न्यूट्रलाइज एसिडिक वजाइनल सिक्रेशन। जो वजाइना होता है उसका सिक्रेशन कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या रिलीज़ करता है, एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज़ करता है, जिससे कि स्पर्म का मूवमेंट थोड़ा और इजी हो जाए। क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो एसिड में तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसको बचाने के लिए हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड वर्क करता है विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी, आप उस वीडियो को देख लेना जिसमें मैंने अच्छे से मेंस्ट्रुअल साइकिल को बता रखा है, तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेल्विस एंड मेजरमेंट के बारे में भी हम प्रॉपर अच्छे से वीडियो लेके आएंगे, तो आप उस वीडियो को देख लेना, इसमें बहुत कम ही लिखा है। तो देखो ट्रू पेल्विस जो होता है उसे पेल्विक लाइज बिलो द पेल्विक ब्रिम एंड कंसिस्ट ऑफ इनलेट, मिड पेल्विस एंड पेल्विक आउटलेट, ठीक है। उसके बाद जो फॉल्स पेल्विस होता है, बाकी का जितना भी बचा वो आपका पेल्विक ब्रिम जो हो गया, शैलो पोर्शन, ठीक है। ये क्या है, किस लिए, एब्डोमिनल विस्ट्रा को सपोर्ट करता है साथ में। टाइप ऑफ पेल्विस की बात करें तो गायनेकॉइड पेल्विस होता है जो कि नॉर्मल पेल्विस है और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन पेल्विस भी गायनेकॉइड पेल्विस ही है। ये राउंड शेप का होता है, ठीक है, और ब्लंट ये शेप होता है इसका। और अगर महिला में गायनेकॉइड पेल्विस है तो वो जो फीटस का एक्सपोजर ना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन एंड्रॉयड हो गया और भी बहुत सारे हैं जैसे प्लेटिप्लॉइड हो गया, तो इसमें फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनका जो इनलेट आउटलेट है उसका जो डायामीटर है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू बेबी का हेड। बेबी का हेड बड़ा होगा और आपका पेल्विक का इनलेट छोटा है, तो फिर कैसे ही होगा एक्सपल्जन, ठीक है। उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने अपनी पहले वीडियो में कर लिया है, तो उसको भी ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। उसके बाद एंथ्रोपॉइड की बात करें, एंथ्रोपॉइड जो होता है ओवल शेप का होता है, एंड्रॉयड हार्ट शेप का होता है। आपसे शेप्स पूछे जाएंगे, ठीक है। एंथ्रोपॉइड जो होता है फिर भी एडिक्वेट आउटलेट है, लेकिन इसका जो प्यूबिक आर्च है वो थोड़ा सा नैरो होता है। अभी इनके मैं डायग्राम भी दिखा दूँगी। एंड्रॉयड जो है हार्ट शेप का होता है, ठीक है, और ये फेवरेबल नहीं होता है लेबर के लिए, वेजाइनल बर्थ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो शेप है आप खुद देखो, बेबी का फीटस ये है, तो ये इस तरीके से बेबी का हेड कैसे बाहर निकलेगा। इसमें नैरो पेल्विक प्लेन होता है, तो बहुत ही स्लो डिसेंट और मिड पेल्विक अरेस्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्लेटिप्लॉइड जो होता है फ्लैट और ओवल इनलेट होता है इसका, और वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर देखने को मिलेगा, लेकिन जो एपी डायमीटर है वो बहुत ही छोटा होता है। इस वजह से इसमें भी जो वेजाइनल बर्थ है वो नहीं होगा। सिजेरियन, अभी इन सब केसेस में क्या है ना, सिजेरियन कर देते हैं। उसके बाद आता है पेल्विक इनलेट डायमीटर। इन डायमीटर्स को और भी अच्छे से हमने डिस्कस किया है एक वीडियो में, और मैं और भी अच्छे से इसको डिस्कस करूँगी। इसमें भी बहुत कम पोर्शन है जो कि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि डायमीटर के लिए आपको फ़ोटो देखने की ज़रूरत है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन अकर इन एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब, व्हेन स्पर्म एंड ओवम यूनाइट, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ओवा और स्पर्म आके यूनाइट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अप्रॉक्स 72 आवर्स लगता है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवम अनचेंज अंडरगोज चेंजेस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। जब एक स्पर्म ऑलरेडी अंदर आ चुका है तो जितने बाकी के स्पर्म हैं उनकी एंट्री वो बंद कर देता है। ईच रिप्रोडक्टिव सेल कैरी 23 क्रोमोसोम, स्पर्म कैरी एक्स और वाई। अब जो स्पर्म है, देखो मिथ होता है, लोगों को लगता है कि भाई फीमेल डिसाइड करती है लड़का या लड़कियों का। बहुत आपने देखा होगा कि लड़कियों को दोष देता है कि भाई तेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तेरी वजह से लड़की हुई है, तेरी वजह से ये हुआ है, लड़का नहीं हुआ। ये ऐसे बहुत ही गवार जैसी बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी, बट रियलिटी क्या है, हमारे पास तो एक्स ही है, हम कुछ भी कर लें। लड़का तो वैसे भी हमारे उस चॉइस से नहीं हो सकता, हम वो दे ही नहीं रहे। चॉइस किसके पास है, लड़के के पास है, एक्स या वाई, है ना। अब उसका स्पर्म क्या कैरी कर रहा है वो मैटर करता है। एक्स करेगा तो लड़की होगी, वाई करेगा तो लड़का होगा। तो अगर जिम्मेदार ठहराना तो लड़कों को ठहराओ, फालतू की बकवास मत करो, ऐसे बोलना चाहिए।
तो अब मेल जो स्पर्म है, या अगर वो एक्स कैरी करेगा देन फीमेल होगा, और अगर वो वाई कैरी करेगा तो मेल होगा। तो फीमेल के, क्योंकि फीमेल के पास तो एक ही क्रोमोसोम है जो कि है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, वो एक ही क्रोमोसोम कैरी कर सकती है। इम्प्लांटेशन की बात करें, एग फर्टिलाइज हो चुका है, अब बन चुका है जाइगोट। जाइगोट प्रोपेल होगा यूट्रस में, ठीक है, 6 से 10 दिन में, 6 से 10 दिन बाद ओवुलेशन के इम्प्लांटेशन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, जो कि क्या करेगा, सिक्रेट करेगा कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन टू इंश्योर दैट कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन वाइबल एंड सिक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फॉर 2 to 3 मंथ ऑफ जेस्टेशन। 2 से 3 महीने तक। अब ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, इसने क्या किया, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ किया है, ठीक है, बनाया है, ताकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो वाइबल रह सके, और वो क्या करता रहे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता रहे 2 से 3 महीने तक। क्योंकि 2 से 3 महीने बाद जो फीटस है वो संभाल लेगा, वो कहेगा अब मैं प्रेगनेंसी मेंटेन कर सकता हूँ, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मदर को बोलेगा फीटस, ठीक है। तो फीटल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, फीटल डेवलपमेंट की। देखो, सबसे पहली बात, ये जो ऐसे दे रखे हैं ना, इनको तो खास करके देखा करो, न्यूट्रिशन, मेडिकेशन, अल्कोहल, एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरिया कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। ये पॉइंट्स याद करने वाले होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूट्रिशन, मेडिकेशन, अल्कोहल, एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरिया कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के थ्रू पास हो, मतलब प्लेसेंटा में पास हो सकते हैं। तो इसीलिए हम टेरोटोजेनिक जो मेडिकेशंस हैं नहीं देते हैं मदर को, क्योंकि वो तो भाई पास कर जाएगा। अब उसके बाद बच्चा अपंग पैदा होगा, डाउन सिंड्रोम हो गया बच्चे को, गलती किसकी थी, माँ की गलती थी। बच्चा थोड़ी कह रहा था कि आओ नशा करो आके, या ये दवाई खाओ, ठीक है। उसके बाद है फीटल इन्वायरमेंट की बात करें, एमनियन, कोरियन, एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब देखने को मिलेगा, और इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, जिसमें कंसिस्ट करता है 800 से 1200 ml बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी एंड होगी तो आपको 800 से 1200 ml तक का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा, जो सराउंड्स बाय कुशन एंड प्रोटेक्ट द फीटस एंड अलाउ फॉर द फीटल मूवमेंट। तो बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड का काम ही यही है कि वो तो चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है, कुशन प्रोवाइड कर रहा है, साथ में प्रोटेक्शन भी दे रहा है, और फीटल की मूवमेंट को ईज़ कर देता है ना, फीटल की मूवमेंट, ताकि वो अच्छे से मूव कर पाए, मेंटेन करेगा बॉडी टेम्परेचर को। फीटल और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या होता है, उसके अंदर फीटल यूरिन होता है। मेजर द फीटल किडनी फंक्शन। द फीटस मॉडिफाई द एमनियोटिक फ्लूइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग, यूरिनेटिंग एंड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा बेसिकली किस लिए होता है, एक्सचेंज फॉर न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट। जितना भी वो खाएगा और वेस्ट करेगा उसके लिए हमारा प्लेसेंटा है। तो फीटस और बर्थिंग पेरेंट यानी मदर के बीच का जो कनेक्शन है वो कौन है, प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा बिगिन टू फॉर्म एट इम्प्लांटेशन। बेसिकली जैसे ही इम्प्लांट होता है यूट्रस से, वैसे ही प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है, और कंप्लीट कब तक हो जाता है, 12 वीक तक कंप्लीट हो जाता है। और हार्मोन क्या करेगा ये प्रोड्यूस, फिर ये क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके, और एज्यूम करता है कि भैया पूरी जिम्मेदारी इस प्लेसेंटा की है उस बच्चे को बचाने की। तो प्लेसेंटा पूरा जोर लगा देता है बच्चे को बचाने के लिए। अभी हमने देखा था ना, HCG गोनियोट्रोपिक जो हार्मोन बेसिकली सिक्रीट हुआ था, 2 से 3 महीने तक ही काम कर रहा था, क्योंकि उसके बाद हमारा प्लेसेंटा आ जाता है, बोलता है कि अब मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, अब मैं प्रेगनेंसी को आगे तक खींच के लेके जाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लेसेंटा ही है जो पूरा सिक्योर करता है बच्चे को। उसके बाद 3rd ट्राइमेस्टर में ट्रांसफ़र ऑफ मैटरनल इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड द फीटस विद पैसिव इम्यूनिटी टू सर्टेन डिजीज़ फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ आफ्टर बर्थ। 10 से 12 वीक में जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं वाया CBS, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से देखो, ये पॉइंट अच्छे से देखो क्या लिखा है इसमें, कि एक तो देखो ये भी पूछ सकते हैं कि प्लेसेंटा कब बन जाता है, और मतलब पूरा कमांड कब ले, तो 12 वीक तक वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सारी जिम्मेदारी इसकी है कि भाई मैं बच्चे को हर चीज़ दूंगा, सारे हार्मोन्स दूंगा, ये सब ना इसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो एक ये क्वेश्चन आता है, नॉट सेट में आ जाएगा। और दूसरा CVS का भी पूछ लेते हैं कि भाई क्रोनिक विलस सैम्पलिंग कब करते हैं, 10 से 12 वीक में करते हैं। किस लिए करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग के लिए करते हैं। हमें देखना है कि भाई उसमें जेनेटिक चीज़ें हमें उसकी देखनी है, तो हम क्रोनिक विलस सैम्पलिंग करेंगे।
उसके बाद क्लिनिकल जजमेंट की बात करें, क्लिनिकल जजमेंट टेक एक्शन। तो नर्स इज परफॉर्मिंग इनिशियल असेसमेंट ऑन अ प्रेग्नेंट एडोलेसेंट, द एडोलेसेंट रिपोर्ट कंज्यूमिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ऑन डेली बेसिस। देखा, अच्छे से नहीं पता था इसको, अभी क्या बन गई है, माता नशेड़ी बन गई है। ये क्या कर रही है, एल्कोहल ले रही है डेली बेसिस पे, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। द नर्स वुड टेक द फॉलोइंग एक्शन। तो नर्स क्या करेगी, ये एक्शंस लेगी। कंसीडर दैट एडोलेसेंट प्रेगनेंसी इज़ हाई रिस्क। एक तो वो एडोलेसेंट प्रेग्नेंट हुई है तो ये हाई रिस्क में वैसे ही है, बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हाई रिस्क में क्यों है ये, क्योंकि देखो उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अभी उतने तरीके से मैच्योर नहीं है, इमेच्योरिटी कह सकते हैं, इमेच्योर है। साथ में हाई रिस्क बिहेवियर है दैट सेम एडोलेसेंट इंगेज इन, ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एडोलेसेंट रिगार्डिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद ड्रग। सबसे पहले तो हमने देखा कि जब वो प्रेग्नेंट हुई है वो रिस्क पे है कि नहीं है, हाँ वो हाई रिस्क पे है। दूसरा हम क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि वो उसके मतलब हैबिट्स क्या हैं, ड्रिंकिंग हैबिट्स क्या हैं। भाई ड्रग और अल्कोहल कंजप्शन कर रही है तो ये तो ऑलरेडी रिस्क पे है, तो हम उसको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कि देखो ये खतरा है आपके बच्चे के लिए, हम उसको पूरी हेल्थ टॉक दे देंगे, आपको ये सब नहीं करना है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, आपको शराब नहीं पीना है, धूम्रपान नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कोई भी ड्रग्स ऐसे ही नहीं लेने हैं। उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे एडोलेसेंट को कि बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन, ड्रग, एंटीबायोटिक, वायरसेस ये क्या है, प्लेसेंटा से होते हुए फीटस में पास हो सकते हैं। यानी जो भी प्लेसेंटा को क्रॉस कर गया वो ऑटोमेटिक फीटस में पहुंच ही जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा मदर और फीटस के बीच की इम्पॉर्टेंट कड़ी है। अभी हमने देखा था उसका काम ही है न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना और एक्सक्रीशन को, वेस्ट को एक्सक्रीट करना, ठीक है। तो अब प्लेसेंटा में अगर वो पास हो गया तो बच्चे तक पहुंच जाएगा और बच्चे में हो सकती है फिर गड़बड़ी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मेज़र। अब चलो आपने गलती कर ली है, शराब आपने पी लिया है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सपोजर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल हो गया, क्योंकि ये सब प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और अफेक्ट कर सकते हैं फीटल हेल्थ को। तो उससे मेजर्स डिस्कस करेंगे कि अब क्या क्या आप कर सकते हो ताकि आपके बच्चों को थोड़ा कम खतरा हो। और लास्ट में आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे इमीडिएट और फॉलो अप प्लान टू एड्रेस हाई रिस्क बिहेवियर फॉर कंज्यूमिंग एल्कोहल। तो ये है आपका क्लिनिकल जजमेंट जो इसी तरीके से चलेगा। सबसे पहले आप क्या देख रहे थे कि उसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क पे है या नहीं है, उसकी एज देखा आपने। सेकंड आपने देखा कि भाई उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स कैसी हैं। उसके बाद आपने उसको बताया कि आप जो कर रहे हो गलत है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और वो पास कर सकता है। हेल्थ एजुकेशन दे दिया आपने, बता दिया कि भाई बच्चे को खतरा है, फिर कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो, और लास्ट में फॉलो अप और इमीडिएट प्लान्स डिस्कस करोगे। तो अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा आए और ऑप्शन में ये सारे ही हों तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप इसको दोगे, ठीक है। कि अब नर्स क्या करेगी, तो नर्स पहले ये करेगी, फिर ये करेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसे आपको चीज़ें देखनी है और क्वेश्चंस को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। तो एम्बिलिकल कॉर्ड, फीटल हार्ट रेट, फीटल सर्कुलेशन बाईपास, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें। एम्बिलिकल कॉर्ड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है आपके आरआरबी के जीएमयू इन सब में देख लो, नर्सेट में भी पूछा जा चुका है कि एम्बिलिकल कॉर्ड क्या कंटेन करता है, 2 आर्टरी और 1 वेन, 2A 1B, ठीक है। 2 आर्टरी और 1 वेन करेगा। अब आप सोचोगे आर्टरी है तो ये तो ऑक्सीजन लेके जा रही होगी, नहीं, उल्टा कर दो। हमारे उसमें आर्टरी ऑक्सीजन लेके जाती है पर फीटस के उसमें उल्टा है। फीटस के उसमें क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये ब्लड वो ऑक्सीजन लेके नहीं जा रही। ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है, वेन लेके जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, ऑक्सीजन ले जाने के लिए अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है कि आर्टरी कितनी है, वेन कितनी है, आप बस ये याद रख लो कि जो वेन है वो ऑक्सीजन कैरी करेगी और वो एक ही है, एक ऑक्सीजन कैरी करेगा, बाकी के 2 क्या कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं। बस सॉर्टेड है सब क्वेश्चन, आप आराम से एम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड का वेन्स और आर्टरी पर सही करके आओगे, ठीक है। तो जो वेन है वो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और साथ में प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन टू द फीटस, और जो आर्टरी है वो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है और वेस्ट प्रोडक्ट जो है फीटस का वो लेके जा रही है, ठीक है। फीटल हार्ट रेट की बात करें तो फीटल हार्ट रेट डिपेंड्स करता है जेस्टेशनल एज पे, जो भी बच्चे की जेस्टेशनल एज होगी उसके बेसिस पे आपका फीटल हार्ट रेट होगा। तो FHR इज़ 160 बीट्स पर मिनट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में देखोगे तो 160 से 170 FHR देखने को मिलेगा।
बट स्लोज विद द फीटल ग्रोथ, जैसे जैसे फीटस बड़ा होता जाएगा उसकी हार्ट रेट भी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो वो 160 से कहाँ पहुँच गया, 110 पे, और 170 से कहाँ पहुँच गया, 160 पे। तो नॉर्मल हार्ट रेट जो है आपकी फीटस में, जब थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आप चेक करोगे कितनी देखने को मिलेगी, 110 से 160, ठीक है। फीटल हार्ट रेट इज़ अबाउट ट्वाइस द मैटरनल हार्ट रेट। जो मैटरनल की हार्ट रेट है उससे हमेशा फीटल की हार्ट रेट डबल ही देखने को मिलेगी। कर लो कैलकुलेट, डबल ही देखने को मिलेगी। उसके बाद फीटल सर्कुलेशन बाईपास की बात करें तो फीटल सर्कुलेशन बाईपास इज़ प्रेजेंट बिकॉज ऑफ नॉन फंक्शनिंग लंग्स, क्योंकि अभी तो भाई बच्चा जब तक माँ के पेट में है, तब पेट तो हम बोल देते हैं, वूम्ब में है, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ, वूम्ब में है, तो तब तक आपको क्या है, उसका लंग फंक्शन नहीं कर रहा है। वो जो जैसे बाहर आता है वैसे उसके लंग्स एक्टिव हो जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें क्लोज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वर्क करने लग जाती हैं। तो नॉन फंक्शनल लंग्स की वजह से फीटल सर्कुलेशन बाईपास देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद बाईपास मस्ट क्लोज, देखो मस्ट क्लोज आफ्टर बर्थ टू अलाउ ब्लड फ्लो टू लंग्स एंड द लीवर। तो बेसिक जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा ना, वो जो बाईपास है वो क्लोज ही होना चाहिए, और हो भी जाता है, ठीक है। डक्टस आर्टरियोसिस कनेक्ट करेगा पल्मोनरी आर्टरी को टू द आयोर्टा, ठीक है, बाईपासिंग द लंग्स। और डक्टस विनोसस कनेक्ट द अम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना कावा बाईपासिंग द लीवर। नेक्स्ट इज फोरामेन ओवेल, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। बोल देते हैं ना भाई मेरे दिल में छेद है, तो उनके दिल में इसलिए छेद हो जाता है क्योंकि फोरामेन ओवेल क्या होता है, क्लोज नहीं हो पाता है। तो फोरामेन ओवेल की जो ओपनिंग है वो किसके बीच की होती है, राइट और लेफ्ट आर्टरी ऑफ हार्ट के बीच की होती है, विच इज़ ऑल्सो बाईपासिंग द लंग्स। तो ये क्लोज हो जाता है फोरामेन ओवेल, और उसके बाद नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग की बात करें तो उसको बताना है कि इन्वॉल्व चूजिंग व्हेन टू हैव चिल्ड्रन। आप उसको बताओगे कि भाई कब आपको बच्चे पैदा करने चाहिए, क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो प्रेगनेंसी को, और कैसे अचीव कर सकते हो प्रेगनेंसी को। ये सारी चीज़ें फैमिली प्लानिंग में आ जाती हैं। फीटल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।